गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारा लेक्चर रहेगा वो हमने सॉलिड स्टेट की थ्योरेटिकल पोर्शन की सारे लेक्चर्स वीडियोस डाल दी हैं। आज हम उनके एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम पहली प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, डिफाइन द टर्म अमरफस, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अमरफस सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट में जो हमारी दूसरी वीडियो थी उसमें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को और अमरफस सॉलिड को डिफरेंशिएट किया था। तो उसी पोर्शन से ये क्वेश्चन आया है कि डिफाइन अमरफस सॉलिड। तो मैंने आप लोगों को बताया था अमरफस सॉलिड कौन से सॉलिड होते हैं जिनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता है। इट मीन्स उनके जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपरली एक अच्छे पैटर्न से, लंबे ऑर्डर से, लॉन्ग रेंज ऑर्डर से अरेंज नहीं हुए हैं। तो इसका आंसर हम फर्स्ट लिखते हैं, amorphous solids are those solids which do not have proper arrangement of constituent particles. Particles may be atom, ions or molecules. सेकेंड, अब क्रिस्टलाइन में अमॉर्फस में आप लोगों से इसने एक टर्म भी पूछी है। तो क्रिस्टलाइन में वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और अमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, या फिर वो कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। अमॉर्फस सॉलिड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर अब इसी ने इसमें बी पार्ट में पूछा कि इसके एग्जाम्पल दीजिए। तो जो भी सूडो सॉलिड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, ग्लास, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। तो ये आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है जिसको हमने आपके बोर्ड पे आगे आंसर लिख दिया है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। जो आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था उसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था क्वार्ट्ज, चमकीला पत्थर आप उसको जैसे बोल सकते हैं। और एक ग्लास पढ़ा था, वो हमने अभी अभी लिखा है एग्जांपल किसका है, सूडो सॉलिड्स का, अमॉर्फस सॉलिड का। तो इसने सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि भाई एक क्वार्ट्ज होता है और एक जो ग्लास होता है इनमें क्या डिफरेंस है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन, किन कंडीशंस पे, अंडर व्हाट कंडीशंस क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। आप एक क्वार्ट्ज को एक ग्लास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कंडीशन लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा। ग्लासेस के अंदर अमॉर्फस सॉलिड है, क्वार्ट्ज के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसने इनडायरेक्ट रूप में हमसे क्या पूछा है कि भाई हाउ क्वार्ट्ज मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमॉर्फस सॉलिड। तो देखिए इसका आंसर, क्वार्ट्ज के अंदर आप सभी को पता है क्वार्ट्ज, इसके अंदर जो सॉलिड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पार्ट है ये। और दूसरा अगर आप ग्लास लेते हैं तो ये अमॉर्फस सॉलिड। अब सुनिए, क्वार्ट्ज के अंदर जो अरेंजमेंट होती है डियर स्टूडेंट्स वो होती है प्रॉपर, और जो ग्लास के अंदर अरेंजमेंट होती है वो होती है इम्प्रॉपर। अब हमें एक क्वार्ट्ज से ये ग्लास में कन्वर्ट करना है, कैसे? तो देखिए, अगर हम क्वार्ट्ज को
if we heat quartz and then cool it rapidly, आप क्वार्ट्ज को एक मेल्ट कीजिए, आप उसको हीट कीजिए और जैसे ही वो मेल्ट हो जाता है आप उसको एकदम से ठंडा कर दीजिए, तो उसके अंदर जो अरेंजमेंट रहेगी वो प्रॉपर से इम्प्रॉपर हो जाएगी। और अगर प्रॉपर अरेंजमेंट से इम्प्रॉपर हो जाती है तो हम क्वार्ट्ज को ही ग्लास के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और वो फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड से अमरफस सॉलिड बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 2 क्वेश्चन थे। अभी मैं इसको रब करता हूँ और जो थर्ड क्वेश्चन है वो बताता हूँ आपको। डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है उसमें इसने 7 या 8 एग्जाम्पल दे रखे हैं और इसने बोला है जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के लेक्चर नंबर 3 जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट्स थे हमारे, मैं एक बार आपको रिव्यू दे देता हूं। मेटालिक, आयोनिक, मॉलिक्यूलर और नेटवर्क, इन सॉलिड्स में से ये किस सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला इसमें P4O10, दूसरा जो इसमें दिया हुआ है ब्रास, जो तीसरा इसमें दिया हुआ है ग्रेफाइट। नेक्स्ट अमोनियम फॉस्फेट NH4 थ्राइस और PO4। इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। NH4 पॉजिटिव होता है तो इसका एक पॉजिटिव चार्ज इसके यहां पर गया है और इसके ऊपर 3 नेगेटिव होता है तो इसका 3 नेगेटिव यहां आया है। नेक्स्ट इसमें जो है सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट पार्ट रुबिडियम, इसमें मेटल का सिंबल दे रखा है तो ये रुबिडियम है। नेक्स्ट जो इसमें है LiBr and the last one is plastic. We have to classify these solids into metallic, molecular, network, ionic and they may be amorphous also. तो मैं पहले से लगता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए P4O10 ये एक मॉलिक्यूल है या नहीं, तो इसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। सो दिस इज ए molecular solid. Next, brass. Dear students, उसकी प्रॉपर्टीज है तो एक ये मेटालॉइड, बट ये मेटालिक सॉलिड की तरह प्रॉपर्टी शो करता है तो इसको हम कंसिडर करते हैं इन द मेटालिक सॉलिड, बिकॉज ये मेलेबल भी है, डक्टाइल भी है और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ना कि इंसुलेटर की तरह। सो इसको हम मेटालिक सॉलिड में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट ग्रेफाइट, कार्बन का एक एलोट्रोप है और कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सो कोवेलेंट सॉलिड। नेक्स्ट अमोनियम फॉस्फेट, 2 आयंस में स्प्लिट होगा, अमोनियम आयन एंड फॉस्फेट आयन, सो दिस इज अ आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, सो कोवेलेंट सॉलिड। रुबिडियम एक मेटल है, मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट LiBr, लिथियम ब्रोमाइड, Li पॉजिटिव आयन, LiBr नेगेटिव आयन। इट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, तो आयंस जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो होता है आयोनिक सॉलिड। और नेक्स्ट प्लास्टिक, ये क्रिस्टलाइन का कोई भी पार्ट नहीं है, ये एक अमरफस सॉलिड है, जैसा कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बताया था। अमरफस सॉलिड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास, जो हमने डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स को क्लासिफाई किया है। ये क्वेश्चंस CBSE, HBSC या कोई भी स्टेट बोर्ड ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप इनको नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 पार्ट गिवन हैं, दोनों पार्ट एक दूसरे से कोरिलेट हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या समझते हैं? तो हमने थ्योरी के लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था, मेरे से जो बिल्कुल नियरेस्ट एटम है, विच इज डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद मी। सपोज करो ये चौक है, एक ये चौक है और एक इसके पीछे ये चौक है। इस चौक का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वाला चौक भी इसके डायरेक्ट टच में है, ये वाला चौक भी इसके डायरेक्ट टच में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ स्फीयर्स स्फीयर्स हमने किसको लिया यहां पर? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स को, जो कि हम सॉलिड में पूरे एज्यूम करते हैं कि ये सॉलिड स्फीयर जो है एक एटम है, जो कॉर्नर पे भी हो सकता है, बॉडी के सेंटर में भी हो सकता है, फेस के ऊपर भी हो सकता है। द नंबर ऑफ स्फीयर्स विच आर इन direct contact with any atom, अभी any atom कौन सा है? which we are considering, for example ये एक ए लेयर है, ये अलग लेयर है, इसको मैंने बी नाम दिया, ये फिर से वही लेयर, इसको मैंने ए नाम दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब इस स्फीयर को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो इस स्फीयर के कांटेक्ट में देखिए 1 2 3 और ये नीचे 4, यहां पर एक स्क्वायर की शेप बन गई है डियर स्टूडेंट्स, और इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको डिफाइन हो गया, तो इसके हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसने पूछा हुआ है क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और दूसरा बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से आपको मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा, एक बार बात सुनिएगा। सपोज कीजिए एक क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, ये लैटिस है, जैसे हम इस रूम में पढ़ा रहे हैं, इसके 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो एक एटम इस बॉडी के सेंटर में रखा हुआ है, वो इन 8 के 8 कॉर्नर से अटैच होगा या नहीं होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा कि नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्फीयर के जितने डायरेक्ट कांटेक्ट में स्फीयर आ रहे हैं, सपोज कीजिए आई एम दैट स्फीयर जो बॉडी के सेंटर में हूं, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 स्फीयर मेरे से डायरेक्ट टच में है। तो बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, बी पार्ट BCC में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 8। और ऐसे ही अगर मैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करूं, CCP, तो देखिए CCP में आप लोगों को पता है 3 लेयर होती हैं, ABC। सबसे ऊपर वाली लेयर
उसमें 3 स्फीयर है, सबसे नीचे वाली लेयर उसमें भी 3 स्फीयर है, तो 6 तो ऊपर नीचे की हो गई। अभी जो बीच में एक एटम रखा है वो कैसे रखा होता है, देखिए एक डायग्राम से मैं आपको बताना चाहूंगा। अब इस स्फीयर के 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट टच में है। अभी 3 ऊपर, एक इस मेनिस्कस में, एक इस तरफ और एक ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर एक सीसीपी में होता है, वो होता है डियर स्टूडेंट्स 12। इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी स्फीयर इज 12, इन बीसीसी इट इज 8 एंड फॉर अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स वो सिर्फ 2 होता है। फॉर एग्जांपल ये स्फीयर 1 और ये 2 इससे डायरेक्ट टच में है, सो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हमारा लेक्चर नंबर 8 या 9 है डेंसिटी के ऊपर, कि किसी भी सॉलिड की डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसने जो पूछा हुआ है वो सुनिए। हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल। आपको बताना है एटॉमिक मास अननोन मेटल का। इफ डेंसिटी इज गिवन, डायमेंशन गिवन और यूनिट सेल भी बताया हुआ है, वो कौन सा है। तो देखिए डेंसिटी गिवन, डायमेंशन गिवन, विच वन इज यूनिट सेल, कौन सी यूनिट सेल है वो भी गिवन। तो देखिए फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M बाई A क्यूब इंटू NA। डेंसिटी स्टूडेंट्स आपको पता है, Z कौन सी यूनिट सेल आपको पता है, एज लेंथ डायमेंशन आपको पता है, और Na की वैल्यू जो एवोगाड्रो नंबर है वो फिक्स है। तो हम मास कैसे निकालेंगे, इसको मैं एज इट इज यहीं छोड़ देता हूँ, इसको मैं ऊपर ले गया। A क्यूब इंटू NA इंटू D नीचे Z इज इक्वल टू M। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ ए अननोन मेटल। तो डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में ज़्यादा हम बड़ा नहीं करेंगे, ये 5 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो कि अनसोल्ड हैं, इनको आप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।